प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से पहले अपना वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान में प्रधानमंत्री किशिदा से फिर से मिलना खुशी की बात होगी। G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से सार्थक है, क्योंकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। G7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान से मैं पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी का दौरा करूंगा। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी करूंगा। सम्मेलन के अलावा पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री एल्बनीज के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यात्रा करूंगा। द्विपक्षीय बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के कई सीईओज और बिजनेस लीडर्स के साथ भी संवाद होगा। सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से मिलूंगा। और जापान का हिरोशिमा शहर में G7 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र जारी है। सम्मेलन में सहकारी अंतर्राष्ट्रीय समाज के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था और AI के उपयोग पे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इससे पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम किशिदा ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के तहत सुनक के लिए रात्रि भोज भी आयोजित किया। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा फूमियो ने उनका और अन्य G7 नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत करा। शिखर सम्मेलन से पहले यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य G7 नेताओं ने जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में पीड़ितों के लिए पुष्पांजलि अर्पित कर प्रार्थना की। ये म्यूजियम 1945 में परमाणु बमबारी की वजह से हुई तबाही के मद्देनजर दुनिया को परमाणु हथियारों की भयावहता और अमानवीय प्रकृति से अवगत कराता है। ये पहली बार है कि G7 नेताओं ने एक साथ म्यूजियम का दौरा किया। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद G7 के नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पौधे लगाए। और जापान के हिरोशिमा शहर में 19 से 21 मई के बीच G7 देशों का सम्मेलन हो रहा है। आज के न्यूज़लैंड्स में जानिए क्या है G7, भारत ने G7 सम्मेलन में कब कब लिया हिस्सा और भारत के लिए क्या है G7 के मायने।
जापान के शहर हिरोशिमा में 19 से 21 मई के बीच G7 देशों के 49वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पर G7 देशों के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है G7। बता दें कि G7 7 देशों का एक समूह है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। G7 के 7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। वर्ष 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 में परिवर्तित किया गया था, लेकिन 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद दोबारा इस समूह का नाम G8 से G7 कर दिया गया। G7 देश विश्व की लगभग 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं G7 देशों का वैश्विक GDP में 31% हिस्सा है। G7 समूह की अध्यक्षता प्रत्येक देश द्वारा रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। वर्तमान में जापान G7 समूह का अध्यक्ष है, इसीलिए जापान इस बार G7 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत पहले भी कई बार विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा ले चुका है। 2019 में जब ये सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया था तो भारत ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। 2021 में जब ये सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पिछले साल 2022 में जब ये सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था तो तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और अगर बात करें आखिर G7 भारत के लिए क्यों अहम है, तो बता दें कि G7 के सभी देश G20 का हिस्सा हैं और भारत G20 का सदस्य है। ऐसे में G7 समूह भी भारत के लिए काफी मायने रखता है। इस समूह के 3 देश फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, जो कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज भारत विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होता है। ऐसे में इस समूह में भारत को शामिल करने की मांग भी लगातार बढ़ रही है। जानकारों के मुताबिक G7 की बैठकों में भारत को बुलाया जाना और भारत को G7 समूह में सम्मिलित करने की लगातार मांग उठना भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती ताकत का प्रतिबिंब है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और G7 सम्मेलन पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हिरोशिमा से जुड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह। अमृत, G7 की शुरुआत हो चुकी है, पहला सत्र चल रहा है। जानना चाहेंगे एजेंडे में G7 के तमाम और देश क्या इस मंच से हासिल करना चाह रहे हैं, देखते हुए कि तमाम वैश्विक परिस्थितियां जो बदल रही हैं, संकट बढ़े हैं। देखिए, G7 प्राइमरीली ऋतु एक इकोनॉमिक समूह है, आर्थिक समूह है। जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस से दुनिया इस वक्त निकल रही है, जो बाइडेन साहब को अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहें पर डेट सीलिंग का फैक्ट तो है ही, उससे उसकी वजह से अपना ये दौरा कट शॉर्ट करना पड़ रहा है। पहले 3 दिवसीय दौरा था, अब ये G7 समिट के बाद वापस जाएंगे। अमेरिका जैसे विकसित देश जिस तरह का वॉर का या जंग का इफेक्ट हुआ है, स्लो डाउन पैंडेमिक की वजह से वैसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्टेड थी, कभी कुछ सुधार आ रहा था तो जंग शुरू हो गई। इससे इफेक्ट विकसित देशों पर भी आया है, उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है और डेवलपिंग वर्ल्ड ये इम्पैक्ट आया, इतना बुरी तरीके से कई जगहों पे आया है। फूड सिक्योरिटी का मसला बन गया है, कई इकोनॉमीज का दिवालिया निकल गया है। तो ये बहुत एक इशू है जो प्रमुखता से जिस पर विचार हो रहा है यहाँ पर हिरोशिमा में G7 समिट में। दूसरा जंग का आगे इनका रवैया क्या होना चाहिए। G7 में ब्रॉड एक मत है कि ये रशिया पर और सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स बंद कर देना चाहते हैं, रशिया पर स्क्वीज ज्यादा करना चाहते हैं और यूक्रेन के साथ अपनी सॉलिडेरिटी जताना चाहते हैं। आर्थिक तौर से, पैसे के तौर से, हथियारों के तौर से ये इनकी मदद कर ही रहे हैं। लगता है कि यहाँ पर ये प्लेज करेंगे कि और ये यूक्रेन की मदद करें, तो क्लियरली जो बैटल लाइन्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होंगी। कल जब पार्टनर मुल्क अपनी आउटरीच सेशंस में बात करेंगे तब
या कुछ और होगा, खास करके जो ग्लोबल साउथ है, भारत जैसे देश, इंडोनेशिया, ब्राजील, इन देशों का रवैया मुख्तलिफ है विकसित देशों से। तो ये सब मुद्दे हैं। बाकी जेंडर, फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, जिस सेशन में कल प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, फिर प्रधानमंत्री जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, वहां पर इंटरवीन करेंगे। तो जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनका एजेंडा ब्रॉडर है। G7 का एजेंडा बहुत क्लियर है कि उनकी जो पोजीशंस हैं वो बहुत क्लियर है। बस ये मंशा जताएंगे कि कैसे वो एकजुट होकर जिस राह पर वो चले हैं उसको वो आगे बढ़ाएं। राष्ट्रपति जेलेंस्की का ऋतु मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वो वर्चुअली एड्रेस करेंगे G7 के लीडर्स को। तो क्लियरली इनकी साइड्स और लाइंस बड़ी क्लियर हैं। जी अमृत, भारत पिछले कई समय से आमंत्रित देश के तौर पर हिस्सा लेता रहा है G7 में, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उपस्थिति कई मायने रखती है। साथ ही साथ ये हम जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। उन्होंने इसके भी संकेत दिए कि वैश्विक चुनौतियों के हल ढूंढने की दिशा में भी अहम होगा भारत की भागीदारी G7 के मंच पर। तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री? दो चीजें कह रहे हैं प्रधानमंत्री ऋतु। एक कि ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटीज हैं, की जो कंसर्न्स हैं, की जो एस्पिरेशंस हैं, की जो नीड्स हैं, वो बड़ी प्रमुखता से भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं पूरे ग्लोबल साउथ के लिए उठाएगा। और जो ट्राइका के देश हैं इंडोनेशिया और ब्राजील, वो भी मौजूद रहेंगे। तो क्लियरली भारत जो ग्लोबल साउथ की कंसर्न्स और एस्पिरेशंस हैं वो इस मंच पर रखेगा और बड़े जोर से रखेगा। दूसरा, भारत जब बायलैटरल्स, कल ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ बायलैटरल है, वियतनाम के साथ प्रधानमंत्री का बायलैटरल है, प्रधानमंत्री का G7 के नेताओं के साथ बायलैटरल है, फूमियो किशिदा के साथ कल बायलैटरल मीटिंग है, इमैनुअल मैक्रोन के साथ मीटिंग है, साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, परसों ऋषि सुनक के साथ मीटिंग है, बायलैटरल मीटिंग्स। तो क्लियरली भारत जो G7 के मुल्क हैं, विकसित मुल्क हैं, उनको ये कहेगा कि आप जिस तरह का रवैया अपनाए हैं उससे वो काउंटर प्रोडक्टिव है। भारत ये कह चुका है दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, ये दोनों को कह चुका है। समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन को जब मिले थे तब कह दिया था इट्स नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। राष्ट्रपति जेलेंस्की को कह चुके हैं कि इसका समाधान आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से ढूंढिए, लड़ाई का आप इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। इसका खमियाजा सिर्फ आप दोनों को नहीं भुगतना पड़ रहा, या वेस्ट और रूस को इतना नहीं पड़ रहा, दुनिया को भुगतना पड़ रहा है ग्लोबल साइड डिस्ट्रप्शंस की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी वजह से। तो ये एक अहम मैसेज होगा। तीसरा, इंडो पैसिफिक, कल सुबह करीब 7:15 बजे क्वाड मीटिंग है, क्वाड समिट है, जो पहले सिडनी में होनी थी अब यहां हो रही है। तो वहां पर इंडो पैसिफिक में जिस तरह की चिंताएं हैं सभी इन देशों की, चारों देशों की, आज तो जापान ने यहां तक कह दिया दैट यू आर प्लेइंग विद फायर, यू विल बर्न योर हैंड्स। तो चाइना का जो जिस तरह का अग्रेशन है और जिस तरह का इफेक्ट इन देशों को पड़ता है, तो भारत वहां पर इंडो पैसिफिक की जो विजन है उसके कॉन्टूअर्स को जताएगा और ये मंशा जताएगा कि इसको आगे कोलैबोरेटिव अप्रोच से और स्ट्रेंथन किया जाए, सो दैट ताकि एक इंक्लूसिव और रूल बेस्ड ऑर्डर इस रीजन में एस्टैब्लिश किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये 3 की मैसेजेस प्रधानमंत्री मोदी यहां लेके आएंगे। एक छोटा मैं अगर जोड़ पाऊं जी अमृत, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी कल यहां महात्मा गांधी की बस्ट अनवेल करेंगे, पीस जो मेमोरियल हिरोशिमा पीस पार्क है, वो बेसिकली एक पार्क बनाया है, मेमोरियल है जो 1945 में एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, और रीथ लेइंग करेंगे। महात्मा गांधी का वहां बस्ट अनवेल करने का मतलब साफ ये है कि जहां जापान ये संदेश देना चाह रहा है दुनिया को कि हिरोशिमा में ये करके कि न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड हो, भारत आज के संदर्भ में भी ये कह रहा है कि महात्मा गांधी अपोस्टल ऑफ पीस थे।
महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की बात करते थे और नॉन वायलेंस से उन्होंने एक बड़े साम्राज्य को, कॉलोनियल पावर को गिरा दिया था। तो ये आप जो चैलेंजेस हैं प्रेजेंट डे, ये आप पीसफुल रास्तों से तलाशें। न्यूक्लियर वेपन्स पर भारत का नजरिया बहुत क्लियर है कि आप टोटल एलिमिनेशन करें, सब इकट्ठे खत्म करें, ये ना करें आपके डिस्क्रिमिनेटरी रेजीम्स एनपीटी वगैरह लाएं और कुछ लोग कुछ देश रख लें, बाकी के देश ना रख पाएं। तो ये क्लियर मैसेज ऑफ पीस प्रधानमंत्री कल इस बस से यहाँ हिरोशिमा में भेजेंगे। और जब जो एक मेमोरियल है तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया भर से आते हैं, तो वहां ये मैसेज लगातार जाता जाएगा। जी ऋतु। जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल अमृत, बहुत बहुत अमृत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं ताजा खबर।